हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स के क्या क्या बाइफरकेशन है। लास्ट के लेक्चर में हम लोग ने इंडस्ट्री कवर किए थे। तीन टाइप की मेजर इंडस्ट्री थी, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्जरी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री पार्ट तो हम लोग ने कवर कर चुके हैं, लेकिन आज मेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे, कॉमर्स क्या होता है। आज ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर का हम लोग आज यहाँ पे लास्ट लेक्चर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। आप लोग लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, हेड पॉइंट्स याद करना स्टार्ट कर दीजिए। उतना कुछ हार्ड नहीं है, इंट्रोडक्शन चैप्टर था, एक बार रिवाइज करिए, सब रिकैप हो जाएगा। कॉमर्स से स्टार्ट करते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। और ये कॉमर्स दो पार्ट में डिवाइड है, ट्रेड एंड ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। ट्रेड में भी बहुत सारे बाइफरकेशन है और ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड में भी बहुत सारे बाइफरकेशन है। तो हम लोग देख लेते हैं कि मेन इंट्रोडक्शन क्या है कॉमर्स का। तो अगर मैं पहले आपकी टेक्स्ट बुक के इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कॉमर्स क्या होता है। वैसे आप लोग पहले मुझे ये बताइए कि आप लोग कॉमर्स फील्ड में आए हैं, तो आप लोग को कॉमर्स वर्ड का तो मतलब पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आज के लेक्चर में क्लियर कर लीजिए कि कॉमर्स का क्या मतलब होता है, क्योंकि कभी कोई आपसे पूछ लिया कि कॉमर्स का क्या मतलब है, तो आपको आप उसे इजी वे में एक्सप्लेन कर सके। कॉमर्स एक वैसी वो एक्टिविटी है जो प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आती है। कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं। कॉमर्स उसे भी बोलते हैं जो आपके सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट में या फिनिश गुड जो सप्लाई होता है, जो प्रोसेस होता है, उसमें कोई रुकावट ना आए, उसे भी कॉमर्स कहते हैं। जैसे यहाँ रीड कर लेते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यही दिया, अंडरलाइन कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री। हम लोग ने इंडस्ट्री तो पढ़े ऊपर, इंडस्ट्री में बताया था कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। अब प्रोड्यूस तो हो गए, उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो ये कॉमर्स का हेल्प होता है यहाँ पे। कॉमर्स यहाँ पे हेल्प करता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में। इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ फ्री एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स। कॉमर्स वहाँ भी एसेंशियल है, बहुत हेल्पफुल है कि वो कोई अनइंटरप्टेड चीज बीच में नहीं आने देता है। जैसे फ्लो ऑफ गुड्स में कोई आपको रुकावट ना आए, तो वहां पे भी कॉमर्स बहुत हेल्पफुल होता है। कॉमर्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्क। कॉमर्स एक गैप खत्म करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, गुड्स को एक्सचेंज करके उसके बदले में मनी को ग्रैब करके। कॉमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइफरकेशन। पहले देख लेते हैं कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का तो मतलब आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो फिर से एक रिकैप करिए कि हम लोग अभी कहाँ से आते हैं, कहाँ से होते हुए आ रहे। इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। इंडस्ट्री में क्या हुआ, गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ, पूरे प्रोसेस से हुआ, फाइनल गुड्स बना। कॉमर्स क्या किया, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ट्रेड क्या कर रहा है, यहाँ देख लीजिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड बाय सेल करता है, ट्रेड का मेन पर्पज ही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ट्रेड को यही बोलते हैं। ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मनी और मनी वर्थ। गुड्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट्स। दूसरे दूसरे मार्केट में ट्रेड अपने प्रोडक्ट को पहुंचाता है कंज्यूमर तक, फाइनल कंज्यूमर तक। ट्रेड फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू द बायर। कॉमर्स क्या कर रहा था, कॉमर्स कर रहा था कि वो प्रोड्यूस्ड गुड्स को उस रिटेलर तक या होलसेलर तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। कॉमर्स का काम डिस्ट्रीब्यूशन का है। ट्रेड का काम उस रिटेलर से कंज्यूमर को बाय या सेल करवाना, या होलसेलर से बाइंग एंड सेलिंग का काम है ट्रेड का। यहाँ पे देख लेते क्या दिया है, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अंडरलाइन कर लीजिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आप बाय सेल कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, तो आपके, अगर आप सेलर है तो आपकी तरफ से वो प्रोडक्ट जा रहा है फाइनल कंज्यूमर को, और अब उस प्रोडक्ट का ओनर कंज्यूमर है, उसके रिटर्न में आपको उसने मनी दे दिया, एक्सचेंज किया उसने, तो ओनरशिप चले जाती है ट्रेड में। अब ट्रेड देख लेते हैं कितने टाइप में डिवाइड है। तो ट्रेड इज फर्दर क्लासिफाइड एज होम ट्रेड। होम ट्रेड का मतलब आप लोग क्या घर के अंदर ट्रेड करते हैं। जैसे कि कोई बिस्किट खरीद के लाया, कोई मैगी खरीद के लाया, तो अपने ही भाई बहन से घर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, वो मतलब नहीं होता है। होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड मतलब विद इन अ कंट्रीज बाउंड्री, विद इन और जोग्राफिकल एरिया।
In this trade, buying and selling of goods and services take place within the geographical boundaries. देखिए यहाँ लिखा है geographical boundaries of a country. It use local currency. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए. इट यूज लोकल करेंसी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. लोकल करेंसी इसीलिए मार्क करने बोला हूँ कि आगे आपको समझ में आएगा कि क्यों इसे लोकल करेंसी बोला, मैंने आपको मार्क करने बोला था. तो होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस करते हैं विद इन योर जियोग्राफिकल एरिया. आप अपने ही कंट्री में गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, यहीं के कंज्यूमर आपके गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं होम ट्रेड. अब होम ट्रेड भी फर्दर डिवाइडेड है टू कैटेगरी में, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. ये होलसेल और रिटेल का जो वर्ड है ये आप लोग को विद इन द कंट्री सुनाई देगा. कभी कोई आप अगर आपसे किसी ने बोला कि मैं होलसेलर हूँ, चाहे मैं रिटेलर हूँ, तो आपको ये समझना है कि विद इन योर कंट्री दे आर द होलसेलर एंड रिटेलर. रीड कर लेते हैं कि होलसेल का क्या मतलब होता है. इन होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन बल्क. देखिए यही तो मेन फीचर है वो होलसेलर का. परचेज या सेल करता है वो बल्क क्वांटिटी में. अ होलसेलर परचेज इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल इट स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर. वो प्रोड्यूसर से या सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में उठाता है प्रोडक्ट और स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में वो रिटेलर को डिवाइड करता है. जैसे एक हेड है, ऐसा समझ लीजिए कि एक हेड है, उसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय है. तो वही बात हो गई कि यहाँ पे होलसेलर बल्क में उठाता है और स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में उसको डिवाइड करके बहुत सारे रिटेलर तक पहुंचाता है. ही इज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड अ रिटेलर. होलसेलर एक ऐसा रोल प्ले करता है जो रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में लिंक क्रिएट करता है. प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूस कर दिया प्रोडक्ट और उसके पास कोई जरिया ही नहीं है रिटेलर तक, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने का, तो वो अपने प्रोडक्ट का क्या ही कर लेगा. इसीलिए होलसेलर बीच में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उनके प्रोडक्ट को रिटेलर तक पहुंचाने का. तो ये था होलसेल ट्रेड. अब देखेंगे रिटेल ट्रेड क्या होता है. रिटेल ट्रेड इज बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर. देखिए यहाँ लिखा है सेल ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर. फाइनल कंज्यूमर जैसे आप और मैं, आप जाते हैं किसी शॉप पे तो वो आपको प्रोडक्ट देता है, उनके पास वो प्रोडक्ट कहाँ से आया, वो होलसेलर ने उनको ला के दिए और वो रिटेलर आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप फाइनल कंज्यूमर हुए. A retailer is the one who purchase from the wholesaler or sometime directly from the producer and sell them in smaller quantities to final consumer. Retailer is the link between wholesaler or sometime manufacturer and ultimate consumer. रिटेलर जो है वो होलसेलर से परचेज करता है, या तो कभी कभी ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि कोई रिटेलर जाके सीधा मैन्युफैक्चरर से परचेज करे मटेरियल, लेकिन मेन होलसेलर से परचेज करता है और उसे स्मॉल क्वांटिटीज में कंज्यूमर तक पहुंचाता है, फाइनल कंज्यूमर तक स्मॉल क्वांटिटीज में पहुंचाता है. और रिटेलर ऐसा लिंक क्रिएट करता है होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में. अगर रिटेलर ही ना हो तो होलसेलर हर एक कंज्यूमर को प्रोडक्ट सोल्ड नहीं कर सकता. उसके लिए रिटेलर का होना बहुत जरूरी है, और रिटेलर का अगर रिटेलर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो प्रोड्यूसर और होलसेलर दोनों का कोई वैल्यू नहीं रहेगी. तो ये था रिटेल ट्रेड. हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेड, कॉमर्स पढ़ रहे हैं. कॉमर्स के अंदर अभी हम लोग ट्रेड स्टार्ट किए हैं और ट्रेड का एक पार्ट हो चुका है. अब नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन ट्रेड, या इसे कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड. फॉरेन ट्रेड नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये फॉरेन में डील कर रहा है, आउटसाइड दी कंट्री डील कर रहा है, अब्रॉड में डील कर रहा है. When trade take place between different countries, mark कर लीजिए, it is known as foreign trade. When boundaries of two countries are crossed, then different currencies are used. यहाँ पे करेंसी भी डिफरेंट यूज होगी. वहां पे मैंने कहा था लोकल करेंसी, तो लोकल करेंसी का ये मतलब था कि विद इन दी कंट्री कोई करेंसी चेंज नहीं होती है. आप अगर महाराष्ट्र में हो और आपको गुड्स सेल करना है यूपी या बिहार या दूसरे स्टेट में, तो आपको करेंसी आपकी रुपीज ही रिक्वायर्ड रहेगी और कोई करेंसी नहीं होगी. लेकिन फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड में डिफरेंट करेंसीज इन्वॉल्व होती है. जिस कंट्री से आप करते हैं उस कंट्री की करेंसी में आपको डील करना पड़ता है. इट इज फर्दर डिवाइडेड एज, यहाँ पे फॉरेन ट्रेड जो है तीन टाइप में डिवाइड है: इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंटरपोर्ट ट्रेड, या इसको री एक्सपोर्ट ट्रेड भी कहा जाता है एंटरपोर्ट ट्रेड को. स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट से. तो इंपोर्ट पहले मैं आपको समझा दूं कि इंपोर्ट क्या होता है बेसिक लैंग्वेज में. आप इंडिया में हो, आपने कोई गुड परचेज किया यूएई से, तो
वो जो गुड वहां से आया वो इम्पोर्ट हुआ आपके पास, उसके एक्सचेंज में आपने मनी दिए, पे किए, तो वो इम्पोर्ट हुआ, आपने दूसरी कंट्री से गुड परचेज किए। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आप सेल कर रहे हैं, आप सेलर है, सामने वाला बायर है, आपने इंडिया से कोई गुड को सेल किए दुबई या सऊदी या किसी ऑस्ट्रेलिया अमेरिका दूसरी कंट्री में, इररेस्पेक्टिव ऑफ कंट्री आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया, तो आप एक्सपोर्टर हुए, आपने एक्सपोर्ट ट्रेड को कंडक्ट किए। देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है इम्पोर्ट ट्रेड में। When goods and services are purchased from another country, it is called import trade. कोई सर्विस या कोई गुड आपने परचेज किया फ्रॉम अनदर कंट्री, तो वो कहते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या होगा, बाहर जाएगा चीज, आपके पास से जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू फॉरेन बायर्स, फॉरेन बायर्स को गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग सेल करते हैं, तो इसे कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। तो होपफुली आपको ये दो बेसिक टर्म समझ गए होंगे कि इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। कभी कोई पूछे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंपोर्ट मतलब अंदर आना, ये सब बेसिक मैं अगर आपको लैंग्वेज में समझाऊं तो इंपोर्ट मतलब अंदर आना है, इन हो रहा है। एक्सपोर्ट मतलब जा रहा है, आपकी तरफ से बाहर जा रहा है। तो ये बेसिक मतलब बेसिक नॉलेज है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अब यहाँ पे आप लोग को एक नई चीज सीखने मिलेगी कि एंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है। तो सबसे बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं समझाना चाहूँ तो एंटरपोर्ट ट्रेड ये होता है कि आपने किसी दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज किए या सर्विसेज लिए, और उसी सेम गुड्स को किसी और कंट्री को सेल आउट कर दिए। जैसे आपने अमेरिका से कोई गुड परचेज किया, इंपोर्ट किए, लेकिन आप वही गुड्स को इंपोर्ट होने के बाद फॉरेन दूसरे दूसरे कंट्री को सेल आउट कर दिए। जैसे आपने अमेरिका से लेके सऊदी अरेबिया को वो चीज सेल आउट कर दिए, तो ये इंटरपोर्ट ट्रेड होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। देखिए यहाँ लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। इट इन्वॉल्व इंपोर्टिंग द गुड फ्रॉम वन कंट्री एंड रीसेलिंग, मार्क कर लीजिए इसे, रीसेलिंग दीज गुड्स टू अनदर कंट्रीज। एग्जाम्पल, इंडियन सेलर इंपोर्टिंग गुड फ्रॉम जापान एंड री एक्सपोर्टिंग सेम गुड टू अफ्रीका। वही हुआ जो मैंने आपको बताया था कि एक इंडियन सेलर, जैसे वी आर द इंडियंस, तो इंडियन सेलर अगर कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है जापान से, और उसे जैसे ही वो परचेज किया उसने इमीडिएटली उसे दूसरी कंट्री को सेल कर दिया, तो ये एंटरपोर्ट ट्रेड कहलाता है, इसे एंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। तो ये था आपका ट्रेड का, ये कॉमर्स का एक पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ है, ट्रेड। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो दूसरा बाइफर्केशन है ट्रेड का, कॉमर्स का, वो है ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी एक्टिविटी जो आपके बाइंग एंड सेलिंग या मैन्युफैक्चरिंग या आपके फाइनल कंजम्पशन तक कोई आपको प्रॉब्लम ना आए, एक स्मूथ फ्लो में चलता रहे प्रोसेस, उसे कहते हैं ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं क्या दिया है। ऑल दोज एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स, स्मूथ फ्लो, गुड्स एक स्मूथ फ्लो में रन हो फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू कंजम्पशन यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से कंजम्पशन सेंटर तक एक स्मूथ फ्लो होएगा आपके गुड्स का, आपकी सर्विसेज का। आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो वो प्रोसेस का या कंज्यूमर तक जाने तक का जो जरिया होता है ट्रांसपोर्ट, वो सबको एक स्मूथ फ्लो मिले, एक अनइंटरप्टेड फ्लो मिले, तो उसे कहते हैं ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, या इसे कहते हैं एड्स टू ट्रेड। मार्क कर लीजिए इसे, कोई भी वर्ड आ सकता है और ये आपको ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछ सकते हैं, एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, तो इसका मीनिंग याद रखिएगा। दीज एक्टिविटीज प्ले सपोर्टिव रोल, दे दे हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंसेस which arises during the production and distribution of goods and services। ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड हिंड्रेंसेस को रिमूव करता है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे दोनों वर्ड यूज किया गया है, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हिंड्रेंसेस मतलब प्रॉब्लम्स, रुकावटें, इसको वो रिमूव करता है कौन, ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। तो ये एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड का। अब हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड में क्या क्या इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड है, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट। द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट दे आर डिमांडेड ओवर अ वाइड एरिया, सो गुड्स आर टू बी सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे आर डिमांडेड। जैसे गुड्स कोई प्रोड्यूस हो रहा है मुंबई में और उसकी डिमांड बहुत ऑल ओवर द इंडिया है,
पैन इंडिया उसकी डिमांड चलती है। तमिलनाडु में भी उसकी डिमांड है, आपके पंजाब में भी उसकी डिमांड है, बंगाल में भी उसकी डिमांड है, तो ऑल ओवर द इंडिया उसकी डिमांड है। तो आप लोग वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं मुंबई में, तो उसे कैसे सेल आउट करेंगे ये सब एरियाज में, ये सब स्टेट्स में? तो ट्रांसपोर्ट वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गुड्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस में डिलीवर करने के लिए। Modes of transport facilitate movement of men and materials from one place to another. ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट ऑफ मेन क्यों बोला है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रांसपोर्ट तो गाड़ी है, ट्रक्स है और बड़े बड़े कंटेनर्स है, उसमें गुड्स रख दो और वो चले जाए, ऐसे ही चले जाएंगे। उसमें मैन की रिक्वायरमेंट होगी, मैन जो ड्राइव करके लेके जाएगा। चाहे आप अगर कार्गो से भेज रहे तो उसमें भी मैन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैन एंड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। वेयर हाउसिंग, सेकेंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड है आपका वेयर हाउसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीड करने से पहले आप लोग बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि वेयर हाउस क्या होते हैं। वेयर हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका प्रोड्यूस्ड गुड स्टोर होता है, स्टोरेज के काम आती है आपका वेयर हाउस। यहाँ पे रीड कर लेते क्या है। देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, सर्टेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द ईयर बट कंज्यूम्ड ओनली इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर एंड वाइस वर्सा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर तो ईयरली होते हैं, पूरे साल मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन उनकी डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम ही होती है। तो जब कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है गुड, तो उसे स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब ऐसा प्रोडक्ट है जो साल में पर्टिकुलर टाइम पे ही रिक्वायर्ड रहता है, जैसे अम्ब्रेला हो गया, रेनी सीजन में ही रिक्वायर्ड रहेगा। लेकिन जो प्रोड्यूसर होंगे अम्ब्रेला के, वो लोग एक महीना पहले थोड़ी ही उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। वो लोग तो महीनों पहले स्टार्ट कर देते हैं, 9 मंथ बिफोर, 10 मंथ बिफोर ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो वैसा रिक्वायरमेंट भी देखना पड़ता है। और अगर वो लोग प्रोड्यूस कर दिए तो उन लोग को स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसीलिए वेयर हाउस का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड में। रीड कर लेते क्या है। Certain good produced throughout the year but consumed only in a particular part of the year and vice versa. In the era of mass production मार्क कर लीजिए, लार्ज क्वांटिटी में जो प्रोडक्शन करता है, स्टोरेज इज इंडिस्पेंसिबल। वो लोग स्टोरेज को अलग ही नहीं कर सकते अपने से। द गुड्स शुड बी स्टोर्ड केयरफुली फ्रॉम द टाइम दे आर प्रोड्यूस्ड टिल द टाइम दे आर सोल्ड। गुड्स को केयरफुली, बहुत अच्छी तरीके से स्टोर करना पड़ता है जब तक वो फाइनल डिलीवर ना हो जाए कंज्यूमर तक। स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट मेड टू प्रिवेंट द लॉस डैमेजेस। वेयर हाउस, ऐसी बहुत सारी वेयर हाउस है जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि वो आपके प्रोडक्ट का पूरा केयर करेंगे अगेंस्ट मॉनेटरी वैल्यू। वो तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चार्ज करता है, लेकिन इसका केयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डैमेज से बचना है और दूसरे लॉसेस से हम लोग को बचना है। वेयर हाउसेज आर ऑल्सो कॉल्ड गोडाउन्स। अगर आप लोग इजी लैंग्वेज में और समझना चाहेंगे तो वेयर हाउस को गोडाउन भी कहा जाता है। गोडाउन वर्ड से तो आप लोग सब फेमिलियर होंगे। जैसे तारक मेहता में आप लोग देखे होंगे कि जेठालाल का गोडाउन है, तो वहां पे वो क्या करता है, बल्क क्वांटिटी को स्टोर करके रखता है, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट रहती है अपने शॉप में लाके टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर ये सब सेल आउट करता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल था गोडाउन का। Price is maintained at a reasonable level and there is a continuous supply of goods and services. तो ये बहुत इजी सा पॉइंट था। वेयर हाउसिंग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का ये एक पार्ट होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट वैसे ही वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग कवर करेंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है आप लोग को पता है, या आप लोग इस वर्ड से कभी सुने हैं, ये वर्ड को कभी सुने हैं या फेमिलियर है? अगर नहीं सुने हैं तो अभी आप लोग एकदम इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस एक ऐसा टूल है जो आपको अनसर्टेनिटी या रिस्क के अगेंस्ट में प्रिवेंट करता है। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, देयर आर वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस। बहुत सारे रिस्क होते हैं बिजनेस, मैंने आपको बताया था रिस्क पे ही चलता है। द गुड्स में बी डिस्ट्रॉयड वाइल इन प्रोडक्शन प्रोसेस, गुड्स शायद बनाते वक्त ही खराब हो जाए। इन ट्रांजिट ड्यू टू एक्सीडेंट, या ट्रांसपोर्ट करते टाइम वो कभी एक्सीडेंट हो गया, किसी ट्रॉली का देखे होंगे आप लोग, एक्सीडेंट हो जाता है तो गुड्स बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एक्सीडेंट के कारण। या स्टोरेज ड्यू टू फायर और थेफ्ट, या आपने उसे वेयर हाउस में स्टोर करके रखे और गलती से वहां पे आग लग गई, या किसी ने वहां पे चोरी कर लिया आपके प्रोडक्ट की। तो ये सब जो बहुत बड़े बड़े रिस्क है उसको अवॉइड करने के लिए इंश्योरेंस जैसा एक कंसेप्ट आया है। वो इंश्योर्ड करता है आपको, आपको एक भरोसा दिलाता है कि हाँ, अगर आप
आपका प्रोडक्ट को कुछ भी हुआ या आपके पर्टिकुलर गुड्स को कुछ भी हुआ तो हम लोग यहाँ पे आपको उसका क्लेम देंगे। द बिजनेसमैन वुड लाइक टू कवर दीज रिस्क, इंश्योरेंस कंपनीज come to their rescue. They undertake to compensate the loss suffered due to such risk. Compensate करके देती है इंश्योरेंस कंपनी। The businessman has to insure his goods and pay premium regularly. जो बिजनेसमैन होते हैं उनको उनके गुड्स को इंश्योर करना पड़ता है और एक सर्टेन प्रीमियम उनको रेगुलर बेसिस पे पे करना पड़ता है, ताकि कंपनीज उसके अगेंस्ट में कभी अगर कोई अनसर्टेनिटी आए तो बिजनेसमैन को पे बैक करे। रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड कम्प्लीटली। आप किसी भी रिस्क को पूरी तरीके से नहीं हटा सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक तो कम कर सकते हैं पॉलिसी पॉलिसी ये आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए से मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब समझना है तो इंश्योरेंस पॉलिसी ये होती है जब आप इंश्योरेंस लेते हैं किसी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या गुड्स की, तो आपको एक पॉलिसी नंबर मिलता है। आप इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर हो जाते हैं कि आपने हाँ इस कंपनी का इंश्योरेंस लिया है। वो पॉलिसी बनती है पूरी कि उस पॉलिसी में मेंशन रहता है कि आपको क्या टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना है, किस केस में अगर आपका गुड प्रोडक्ट अगर लॉस हो रहा है तो आपको कंपेंसेशन मिलेगा, वो सब पॉलिसी में मेंशन रहता है। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंश्योरेंस का मतलब समझ में आया होगा। और अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कोई भी इंश्योरेंस का मतलब पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। और हाँ भाई बक्का, ये जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सबका इंश्योरेंस है ना? पहले तो ये बता कि इंश्योरेंस का मतलब मालूम है तुझे? पॉलिसी नंबर दिखाओ। नेक्स्ट हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ेंगे बैंकिंग। बैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, क्योंकि ये फंड प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को उसके स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द प्रोसेस के लिए। वी रिक्वायर मनी टू स्टार्ट द बिजनेस एंड रन इट स्मूथली। बैंक सप्लाई मनी, एडिक्वेट फंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैंक। बैंक प्रोवाइड लोन्स, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एक्सेट्रा। आप लोग इस वर्ड से तो फेमिलियर होंगे लोन्स, लेकिन आप लोग को वेयर ये ओवरड्राफ्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ओवरड्राफ्ट बेसिकली करंट अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड किया जाता है। ओवरड्राफ्ट का अगर मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूं तो ओवरड्राफ्ट वो चीज है अगर आपके बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट नहीं है और आपको पेमेंट करना है। फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपीज है और आपको पेमेंट करना है 3 लाख रुपीज का। क्योंकि आप करंट अकाउंट होल्डर हो तो बैंक आपको बोलेगी कि हम लोग आपको आपके 1 लाख को हम लोग पे करेंगे आपके तरफ से। 2 लाख आपके अकाउंट में है, आपको 3 लाख पे करना है तो 1 लाख हम लोग देंगे और फिर आपके पास जब भी आ जाए आप बैंक को रिटर्न कर दीजिएगा। तो ये करंट अकाउंट होल्डर को बेनिफिट मिलता है। तो बैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को फंडिंग के लिए, फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, एक स्मूथ फ्लो के लिए बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड मेनी सर्विसेज लाइक चेक्स, ड्राफ्ट्स, डेबिट कार्ड एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज बैंक प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स द ट्रेडर टू कैरी देयर बिजनेस एक्टिविटीज स्मूथली। कोई भी ट्रेडर कोई भी बिजनेसमैन को बैंक बहुत एक अच्छा स्मूथ फ्लो देता है एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो ये था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हम लोग 4 पॉइंट कवर कर चुके हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से। एडवर्टाइजिंग, आप अगर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज ही नहीं कर रहे हो, कंज्यूमर तक अवेयरनेस ही नहीं लेके जा रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो कैसे आपका प्रोडक्ट सेल आउट होगा। एडवर्टाइजिंग इन इज एन इफेक्टिव टूल इन सेलिंग द गुड्स। The producer communicate all information about goods and services to create a strong desire in consumer to buy the product. प्रोड्यूसर उस गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज देता है कंज्यूमर को, ताकि वो कंज्यूमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करे। इट कैन बी कैरिड इन डिफरेंट वेज। इट कैन बी इंडोर एंड आउटडोर। यहाँ पे खेलने की बात नहीं हो रही है इंडोर कैरम और आउटडोर क्रिकेट, यहाँ पे दूसरा मतलब है इसका इंडोर एंड आउटडोर का। Communicating with the people when they are in their homes is called indoor advertising. जैसे आप अभी अपने घर पे बैठे हो और मुझे मेरा प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाना है, लेकिन आप घर से निकलते ही नहीं हो, तो मैं आपको कैसे प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए है किस किस के जरिए इंडोर आपका इंडोर एडवर्टीजमेंट होती है। न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन एक्सेट्रा, और बहुत सारे मोड्स है इंडोर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट क्या होता है,
कि बाहर अगर आप बाहर रहते हैं, बाहर घूमते हैं, तो जो बाहर के पब्लिक है, जो ऑडियंस है, वो लोग को कैसे टारगेट किया जाए अपने प्रोडक्ट के लिए, वो लोग को कैसे एडवर्टाइज किया जाए अपना प्रोडक्ट। तो communicating with people when they go out from their homes is called as outdoor advertisement. posters बहुत इंपॉर्टेंट। होर्डिंग्स, होर्डिंग किसको बोलते हैं पता है आप लोग को? जो बड़े बड़े हाईवेज के बाहर लगे रहते होंगे, किसी बड़ी बिल्डिंग के, बहुत बड़े रियल इस्टेट वालों के, उसे होर्डिंग कहते हैं। प्रोमिनेंट प्लेस एक, ये सब होर्डिंग, पैम्पलेट्स, पोस्टर, ये सब ऐसी प्लेस पे लगाओ जहाँ पे पीपल का या पब्लिक का नजर एकदम आपके एडवर्टीजमेंट किए हुए चीज पे पड़े। ऐसे प्लेस पे लगाना है, ऐसे प्राइम लोकेशन पे लगाना है उसे। नियॉन साइन बोर्ड, इसका क्या मतलब होता है? नियॉन का तो मतलब पता ही होगा आप लोगों को। एक ऐसा आपके, जो आप लोग ने बोर्ड लगाए हैं या बैनर लगाए हैं, उसके ऊपर एक ऐसा कलर का यूज करना कि अट्रैक्ट हो जाए स्टूडेंट, मतलब जो पब्लिक है आपके प्रोडक्ट को, आपके उसको देख के अट्रैक्ट हो जाए। तो नियॉन साइन बोर्ड इसे ही कहते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल है आउटडोर एडवर्टीजमेंट के। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हम लोग ने समझे क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मर्केंटाइल एजेंट्स। कस्टमर आर स्कैटर्ड ओवर अ वेरी वाइड एरिया। जो कस्टमर है वो बहुत वाइड एरिया में बिखरे हुए, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सेलर टू कॉन्टेक्ट द कस्टमर। दिस डिफिकल्टी इज सॉल्व बाय मर्केंटाइल एजेंट। हर एक सेलर के लिए या हर एक होलसेलर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक कस्टमर को टारगेट कर सके। तो इसके लिए एक मर्केंटाइल एजेंट बनाया गया है, एक ऐसे एजेंट जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। दे ब्रिजेस द गैप बिटवीन बायर एंड सेलर। ब्रोकर्स, बेसिकली इनको ब्रोकर कहते हैं, एजेंट को ब्रोकर कहते हैं थोड़े प्रोफेशनल टर्म्स में। स्टेट एजेंट्स एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ द मर्केंटाइल एजेंट। ये कुछ एग्जांपल है आपके मर्केंटाइल एजेंट्स के। ये लोग कनेक्ट करते हैं बायर एंड सेलर को। जैसे रिटेलर को या होलसेलर को कोई प्रोडक्ट सेल करना रहता है, तो ये लोग कस्टमर ढूंढ के देते हैं, ऐसा है। लास्ट पॉइंट है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का हमारा, कम्युनिकेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके बगैर किसी का भी बिजनेस नहीं चल सकता। चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो या मॉडर्न बिजनेस हो, आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा आपके कंज्यूमर से, आपके सप्लायर से, या बहुत सारे लोगों से। In today's world, there is information explosion. The information has to be communicated. जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको उसको कम्युनिकेट करना है लोगों से। अगर कम्युनिकेट किए आप कुछ नहीं कर सकते। There is a need of communication to facilitate the traders, producer and consumer to exchange information with one another. अभी कम्युनिकेशन ट्रेडर से भी ज़रूरी है, प्रोड्यूसर से भी ज़रूरी है और कंज्यूमर से भी ज़रूरी है। कैसे? ट्रेडर से क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो उनको पता तो चले कि मुझे किसको ट्रेड करना है, किसको ये रॉ मटेरियल सप्लाई करना है। प्रोड्यूसर के बारे में पता ही नहीं होगा ट्रेडर को, तो वो कैसे सप्लाई करेगा? और अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर लिया और उसे कंज्यूमर के बारे में ही नहीं पता है कि उसके टारगेट कंज्यूमर कौन है, उसका प्रोडक्ट कौन परचेस करेंगे, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इसको ही अवॉइड करने के लिए कम्युनिकेशन का कंसेप्ट लाया है, स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर प्रोड्यूसर को पता ही नहीं है कि वो जो गुड प्रोड्यूस कर रहा है वो कंज्यूमर से अच्छा, उसका फीडबैक नहीं आ रहा है, तो उसको पता ही नहीं है, तो वो वही प्रोड्यूस करता रहेगा और उसकी सेल्स इसकी तरीके से डाउन हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कंज्यूमर हो, रिटेलर हो या कोई और हो। वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज सेल फोन, ये एकदम बेसिक वेज है। पोस्टल सर्विसेज, ईमेल्स एक्सेट्रा। आजकल तो प्रोफेशनल बिजनेसमैन सब ईमेल पे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे अगर इफेक्टिव मैं आपको वेज बताऊँ तो वो फ़ोन है। आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं, या अगर आपकी बहुत बड़ी फॉर्म है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो आप सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये सब था कम्युनिकेशन के वेज। और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन, आप तो अब समझ गए होंगे। तो आज हम लोग ने कवर किए कॉमर्स, कॉमर्स में ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़े। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ गया होगा। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर खत्म होता है, फर्स्ट चैप्टर।